सभी को नमस्कार। स्वागत आप सभी का टीवी हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे गति के नियम। गति के नियमों को देखने से पहले हमको आवश्यकता पड़ती है कुछ इसमें आने वाली शब्दावलियों की। जैसे हमने देखा बल क्या होता है, विस्थापन, दूरी, संवेग, त्वरण, जो हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बारी प्ले लिस्ट में जाके उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज देखते हैं हम गति के नियम, जिसमें पहला नियम देखते हैं हम जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम को अगर हम जड़त्व शब्द देखते हैं तो सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। परिभाषित किसने किया था? जड़त्व को गैलीलियो ने। लेकिन अगर जड़त्व के नियम की बात आती है तो उस नियम को दिया था न्यूटन ने। तो देखते हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहिए। अगर वो गतिशील अवस्था में है तब वो गतिशील अवस्था में रहेगी। अर्थात कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यही क्या कहलाता है? जड़त्व का गुण कहलाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बारी। प्रत्येक वस्तु अपनी मूल अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु है गुण, वस्तु यह अपने जड़त्व इनर्शिया के गुण के कारण कर पाती है। जड़त्व होता क्या है? वैसे देखा जाए तो अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहिए, और वह स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहिए। यदि वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तो हमेशा वह उसी दिशा में गति करना चाहिए, क्योंकि है गुण इसके जड़त्व के कारण है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रथम नियम को इसे जड़त्व का नियम ही कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक तरीके से देखा जाए, अगर इसको उदाहरणों को देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है तो वह किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में। और अचानक वह घोड़ा एक समान वेग से गति करने लगे तो क्या होगा? व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। यह क्यों कारण हुआ? इसका क्या रीजन निकाला जा सकता है? कि व्यक्ति के जो पैर थे वो घोड़े के संपर्क में थे, अर्थात स्थिर अवस्था में थे। लेकिन घोड़ा अचानक दौड़ा तो उससे क्या हुआ कि पैर तो हमारे उस घोड़े के साथ गतिमान हो लिए, लेकिन जो ऊपर का शरीर था, धड़ था, वो अभी भी हमारा स्थिर रहना चाह रहा था। तो वो एक साथ पीछे झुक जाता है और पैर हमारे आगे निकल जाते हैं। एक हमने इसका उदाहरण इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जाड़ों के दिनों में कंबल जैसे हम निकालते हैं अपने घरों में से, तो हमने अगर किसी कंबल में अगर डंडे से किसी से मारा उसको, तो क्या होता है? जो उसमें धूल के कण थे वो मान लीजिए किसी भी द्रव्यमान के होंगे, उनका कोई ना कोई तो द्रव्यमान हो सकता है। तो अगर हमने डंडे से अगर किसी कंबल में अगर थोड़ा सा भी चोट लगाई तो क्या होता है? कंबल एक स्थिर अवस्था में था तो पहले आपके कण, धूल के कण भी उसी स्थिर अवस्था में थे। लेकिन डंडे से जब हमने कंबल को मारा तो कंबल तो अपनी गतिमान अवस्था में निकल गया, लेकिन उसमें उपस्थित धूल के कण अभी भी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहते थे। वो अपनी अवस्था में विरोध कर रहे थे। इसलिए क्या होता है कि धूल के कण वहीं पे रह जाते हैं और कंबल हमारा आगे निकल जाता है, जिससे क्या प्रतीत होता है कि धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। ये सब के सब गति के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण भी और भी है। जैसे मान के चलिए हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी हमारी कैसी अवस्था में? गतिमान अवस्था में है। तो हमारा शरीर भी किस अवस्था में हुआ? गतिमान अवस्था में हुआ। अगर अचानक कभी गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर गतिमान अवस्था में ही बने रहने का प्रयास कर रहा था और हम गाड़ी को स्थिर कर चुके हैं।
तो ये जितने भी उदाहरण हैं किसके उदाहरण माने जाएंगे? गति के प्रथम नियम के उदाहरण माने जाएंगे। अब देखते हैं जड़त्व। जड़त्व भी हम 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक गतिशील अवस्था का जड़त्व, एक निश्चित दिशा में जाने का जड़त्व। तो हम अगर देखें तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 बोल सकते हैं स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व। नंबर 2 बोल सकते हैं गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व। एक अन्य है आपका अंतिम, जिसे बोलते हैं दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। हम ये जड़त्व को 3 प्रकार से देख सकते हैं, स्थिर अवस्था का जड़त्व अर्थात वस्तु स्थिर होगी, गतिशील अवस्था का जड़त्व वस्तु गतिमान अवस्था में होगी, और दिशा का जड़त्व अर्थात वस्तु किसी एक निश्चित दिशा में गतिशील होगी। तो ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम क्या होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व देखते हैं आप, स्थिर अवस्था का जड़त्व। अगर स्थिर अवस्था को जड़त्व को देखा जाए तो कोई वस्तु स्थिर है तब वह स्थिर ही रहना चाहेगी, वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो यही क्या कहलाएगा? स्थिर अवस्था का जड़त्व। इसके उदाहरण हमको याद रखने होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वही आते हैं ज्यादातर, परिभाषा कभी नहीं पूछता। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर झुक जाना। अर्थात जो हमारे पैर थे वो तो घोड़े के संपर्क में थे, अर्थात स्थिर अवस्था में पहले भी थे और धड़ भी हमारा स्थिर अवस्था में था। लेकिन एक शब्द को हमको देखना, अचानक। अगर घोड़ा धीरे धीरे चलता ना तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन घोड़े ने अचानक दौड़ लगाई तो क्या होता है कि घोड़े के साथ हमारे पैर तो गतिशील अवस्था में हो गए और वही धड़ क्या रहता है स्थिर अवस्था में, तो पैर आगे निकल जाते हैं, धड़ पीछे हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? स्थिर अवस्था का जड़त्व कहलाती है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, कंबल को डंडे से पीटने पर कंबल का आगे निकल जाना, कंबल का गतिशील हो जाना, और उसमें उपस्थित धूल कणों का स्थिर रह जाना। ये भी हमारा क्या है? स्थिर अवस्था का जड़त्व है। एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पेड़ है, उस पे ये कोई फल लटका हुआ है। तो देखा होगा आपने, फल अगर पक जाता है तो क्या होता है कि इसके जो डंठल होता है थोड़ा कमजोर अवस्था में आ जाता है, फिर भी वो स्थिर अवस्था में है, डाली पे लटका हुआ है। अगर हम डाली को थोड़ा सा भी पकड़ के अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, डाली हमारी किस अवस्था में आ जाती है? गतिमान अवस्था में आ जाती है। वही फल अभी भी स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयास कर रहा था, तो क्या होता है, डाली से इस फल का संपर्क टूट जाता है, और जैसे संपर्क टूटता है फल नीचे गिर जाता है। तो ये फल स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयास कर रहा था, इसलिए क्या बोल सकते हैं, वो भी एक उदाहरण मान सकते हैं स्थिर जड़त्व का। देखते हैं, फल का डाली
से टूटकर गिर जाना। ये भी उदाहरण किसमें मानेंगे? स्थिर अवस्था का जड़त्व। नंबर 2 देखेंगे गतिशील अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व। अब इसमें क्या हुआ? वस्तु गतिमान अवस्था में होगी, अब वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी, तो यही क्या हो जाएगा आपका? गतिशील अवस्था का जड़त्व। जैसे इसका उदाहरण, गाड़ी के अचानक रोकने से उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना। चूंकि गाड़ी हमारी कैसी थी? गतिशील अवस्था में थी, तो उसमें बैठे यात्री भी किस अवस्था में होंगे? गतिशील अवस्था में होंगे। अब अचानक किसी गाड़ी को रोका जा रहा है, तो वो गाड़ी तो होगी आपकी स्थिर अवस्था में, लेकिन अभी भी यात्री किस अवस्था में रहना चाहता था? गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास कर रहा था, तो जिसके कारण व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यही आपका गतिशील अवस्था का जड़त्व कहलाता है। एक अन्य तीसरा देखते हैं हम। तीसरा क्या था हमारा? इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे गाड़ी से ही संबंधित है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल के अचानक ब्रेक लगाने से हमारा क्या हो जाता है कि हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी हमारा इसी गाड़ी से ही संबंधित उदाहरण रहा होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। इस दिशा का जड़त्व मतलब कोई गतिशील वस्तु जिस दिशा में गतिशील है वह उसी दिशा में गतिशील रहना चाहिए। इसी को क्या बोल देते हैं हम? दिशा का जड़त्व बोल देते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका देखते हैं। तेज गति से चल रहे वाहन को मोड़ पर अचानक मोड़ने से उसमें बैठे यात्री का विपरीत दिशा में झुक जाना। अर्थात इसको हम समझते हैं जैसे कोई भी गाड़ी एक निश्चित दिशा में चल रही है, तो व्यक्ति की दिशा भी उसी गतिशील अवस्था में रहेगी। लेकिन जब गाड़ी मोड़ पर अचानक मोड़ते हैं तो क्या होता है? उसके एक बल दूसरी ओर से, बाईं ओर से दूसरा बल कार्य करने लगता है, जिससे व्यक्ति दूसरी अवस्था में विपरीत दिशा में मुड़ जाता है या झुक जाता है। यह आपका दिशा का जड़त्व कहलाता है। अब हम देखते हैं गति का दूसरा नियम क्या कहता है। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम से हमको देखते हैं कि यह बल के गणितीय रूप को परिभाषित करता है। दूसरा नियम बल के गणितीय रूप को परिभाषित करता है। हमने पहले की वीडियो में ये देखा था कि संवेग क्या होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान और वह वस्तु किस वेग से गतिशील है, तो दोनों का यदि गुणनफल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो यहां पे हम देखें गति का दूसरा नियम क्या होता है कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है।
समानुपाती होती है। अगर इस हम पंक्ति को समझना चाहते हैं तो क्या है, वस्तु के संवेग परिवर्तन। संवेग क्या था हमारा, p, मोमेंटम। अब जहां पे परिवर्तन शब्द आ जाता है, परिवर्तन, तो वहां पे हम क्या लगा लेते हैं, d। तो परिवर्तन की दर, दर होता है हमेशा टाइम, तो dt। अब क्या है, वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। बल को हम किससे डिनोट करते हैं, F से, और आरोपित बल के समानुपाती को हम प्रोपोर्शनल में ऐसे करते हैं। तो इस वाले अगर हम टर्मिनोलॉजी को समझना चाहते हैं तो वस्तु पर आरोपित यदि इस वाली हम परिभाषा को समझना चाहते हैं तो देखें, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो यही हमारा गति का दूसरा नियम है। इसको हम और भी आगे देख सकते हैं। इसको हमने P बराबर हमने देखा था पिछले वीडियो में, P बराबर होता है mv। तो हम P की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो F प्रोपोर्शनल D की जगह पे, P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mv वट्टा dt। ये हमारा ऐसे ही चल रहा है। यदि हम इस समानुपात चिन्ह को हटाना चाहते हैं तो एक नियत राशि लेनी पड़ती है। जैसे मैंने ले लिया F बराबर k dmv बट्टा dt। लेकिन इस के राशि का भी एक नियत राशि है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। इसको मुझे आगे समझाना है, इसलिए एक बार यहां देखते हैं। तो F बराबर dmv बट्टे dt। m का है यहाँ पे क्या है, m वस्तु का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। द्रव्यमान अगर कोई वस्तु 2 किलोग्राम की है तो वो हमेशा 2 किलोग्राम में ही रहेगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, m को आगे लेके आता हूं। F बराबर m dv अपॉन dt, ये हमने देखा। अब ये क्या है, dv अपॉन dt। v क्या है यहाँ पे, वेग, और d क्या बता रहा है, परिवर्तन, अर्थात वेग में परिवर्तन। और dt क्या है, की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, त्वरण कहलाती है। तो अब मैं dv बट्टे dt को मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। ये a क्या है यहाँ पे, त्वरण। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, f बराबर m हमारा पहले से है और dv बट्टे dt को हम त्वरण बोल सकते हैं। तो ये हो गया f a। तो f बराबर m a, f बराबर m a। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि F गति के दूसरे नियम से हम बल को परिभाषित कर सकते हैं। अगर यहां से एक चीज और देखा जाए तो हमने कई बार उदाहरण पढ़े हैं कि क्रिकेट में खेलते समय व्यक्ति कैच पकड़ते समय गति की उसी दिशा में हाथों को पीछे करते चला आता है। इसका क्या कारण है, या किसी आपने ये देखा होगा कि मुक्केबाज में व्यक्ति अगर कोई दूसरा सामने वाला खिलाड़ी मुक्का मार रहा है तो सामने वाला व्यक्ति उस अपने चेहरे को या बॉडी को पूरा पीछे करता चला जाता है। इसका यही एक कारण देखते हैं कि यदि समय t को लेके चलते हैं हम यहां से, यदि t का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन t निकल के आ रहा है। जैसे जैसे t का मान कम होगा वैसे वैसे बल का मान अधिक होगा, और जैसे जैसे t का मान अधिक होगा बल का मान कम होता चला जाएगा। तो जो व्यक्ति उस कैच को वहीं पे पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वहां पे टाइम उतना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए क्या बल उसकी अपेक्षा अधिक लगती, चोट लगती संभावना रहती। और वही अगर व्यक्ति कैच करते समय उस बॉल को पीछे की ओर पकड़ने का प्रयास कर रहा है तो जहां पे यहाँ पे वस्तु को पकड़ने का प्रयास कर रहा था उसके अपेक्षा पीछे पकड़ा तो उसको समय कुछ अतिरिक्त मिल गया, और समय जैसे ही अधिक हुआ तो अब बल क्या हो जाएगा, कम। तो उसको चोट लगने की संभावना कम रहती है। ऐसे एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है, जब मुक्केबाज किसी व्यक्ति के पंच मारता है तो वह अपने चेहरे को उस पंच से बचने के लिए पीछे ले जाता है, तो वो अतिरिक्त समय मिला जिससे बल क्या हुआ, उसका कम हुआ, तो जिससे चोट लगने की संभावना क्या कम हो जाती है। उदाहरण, कैच लेते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथों को
बॉल की गति की दिशा में पीछे की ओर ले जाना। यह उदाहरण गति के द्वितीय नियम का है। एक अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। बॉक्सिंग में खिलाड़ी का पंच से बचने के लिए अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाना, पीछे की ओर ले जाना। एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, तो अगर उससे बोल दिया जाए, कुछ ऊंचाई पे बिठा के उससे बोल दिया जाए एक समान समतल छोड़ दिया जाए पक्का, और कुछ एक साइड में दूसरी साइड में गद्दे डाल दिए जाए और उससे कूदने के लिए बोल दिया जाए, तो बच्चा भी गद्दे पे ही कूदना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये मान लिया ये समतल है और ये आपका गद्दा, तो अगर यहाँ पे बच्चा गिरा आपका, यहाँ पे बच्चा गिरा, तो वो समतल नीचे नहीं जाएगा, तो जितना है उतना ही टाइम लगेगा। वहीं अगर बच्चा यहाँ पे गिरेगा तो क्या होगा, ये गद्दा थोड़ा नीचे की ओर धंस जाएगा, जिससे टाइम क्या मिल जाएगा उसको, और अतिरिक्त मिल जाएगा। और जहां टाइम अतिरिक्त मिल जाता है वहां पर फिर चोट या बल लगने की संभावना कम हो जाती है। तो यह एक तीसरा अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं हम इसका। बच्चे का फर्श की अपेक्षा गद्दे पर कूदना। इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्श की अपेक्षा मिट्टी या बालू में कूदना, क्योंकि मिट्टी या बालू क्या हो जाएगी, फर्श की अपेक्षा थोड़ी धंस जाती है, तो जिससे हमें क्या होता है, टाइम अधिक मिल जाता है और चोट कम लगती है। अब हम देखें गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम। गति के तीसरा नियम क्या कहता है, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। मान लीजिए अगर कोई किसी परिमाण, जैसे 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का फोर्स अगर मेरा पूरब दिशा में लग रहा है, तो समान परिमाण का बल हमारा विपरीत दिशा में भी लगता है। तो ये 5 न्यूटन का बल हमारा विपरीत दिशा में भी लगेगा। यही नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। गति के तीसरे नियम को हम लिख लेते हैं एक बार। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, इसी कारण इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं हम इसको। जैसे किसी फर्श पर चलने पर
जितने वेग से हम सतह को पीछे करने का प्रयास करते हैं, उतने समान वेग से विपरीत दिशा में सतह भी हमें आगे की ओर धकेलती है। जैसे मान के चलिए किसी पथ पर चलते समय हम जितने वेग से सतह को पीछे करने का प्रयास करते हैं, तो उसी परिमाण के साथ हमने देखा है क्रिया के बदले क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। तो उसी परिमाण के साथ एक प्रतिक्रिया होती है जो फर्श हमको आगे की ओर उसी विपरीत दिशा में धकेलने का प्रयास करता है। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं इसको। बंदूक से गोली चलने के पश्चात हमें पीछे की ओर झटका लगना। मान लिया कोई बंदूक हमने चलाई, तो जिससे गोली जिस वेग से आगे निकलती है, तो उसी परिमाण के साथ हम क्या होते हैं, एक वेग हमारे पीछे की ओर कार्य करता है। लेकिन हम बंदूक की अपेक्षा हमारा द्रव्यमान अधिकता, तो हम थोड़ा कम पीछे की हो जाते हैं, लेकिन एक झटका हमको महसूस होता है, लगता है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया अवश्य होती है, एक्शन के बदले रिएक्शन होती है। एक अन्य उदाहरण से और समझते हैं। रॉकेट प्रक्षेपण के समय गैसों से उतने ही प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट का ऊपर उठना। एक और अन्य उदाहरण देखते हैं। नाव को चप्पू द्वारा चलाना। अर्थात हमने देखा होगा जब हम नाव को चप्पू द्वारा चलाते हैं, ऐसे करने का प्रयास करते हैं, तो जितना हम पानी को पीछे करने का प्रयास करते हैं, पानी भी उतनी ही मात्रा में, उतने ही परिमाण के साथ हमको आगे पेलने का काम करता है, आगे प्रेषित करता है। नाव को चप्पू द्वारा चलाना या पानी में तैरना, ये सब के सब गति के तृतीय नियम के कारण ही संभव होती है। गति के तीसरे नियम को हम सम्यक संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं एक बार। गति के तीसरे नियम को सम्यक संरक्षण का नियम कहते हैं। सम्यक संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे घटना से पूर्व का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। घटना से पूर्व का संवेग और घटना के बाद का संवेग हमेशा बराबर ही होता है।
यह गति के सम्यक संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, गति का तृतीय नियम। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।